अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना वो हम मॉड्यूल नंबर 13 जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात ये है कि जो आपके हैं ना मॉड्यूल नंबर 11, 12 और 13 इन तीनों के क्विज़ में ऐड मतलब नहीं ऐड हुए, इनके फाइलें भी नहीं हैं। मैंने क्विज़ असेसमेंट जो है ना वो की है, तो इनकी वहाँ पे भी कोई 5-5, 10-10 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और बार-बार वही सेम रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इनको ना बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से हमने करना है, ठीक है? बहुत डीपली जाके इनको समझना है तीनों को ही, 11वीं को भी, 12वीं को भी और 13वीं को भी। बस सेम सी चीज़ें हैं थोड़ी-सी, लेकिन थोड़ी-सी ना मुश्किल भी है, थ्योरी भी है, ठीक है? वो सारी की सारी समझनी है हमने, ठीक है? और ये पक्की श्योरिटी है कि इसमें से उसने लॉन्ग भी उठाने हैं, शॉर्ट भी उठाने हैं और एमसीक्यूज़ भी उठाने हैं, और काफ़ी ज़्यादा हद तक यहीं से उठाएगा वो। क्योंकि वो क्विज़ ले चुका है 45 नंबरों की, 6वें में से भी, 7वें मॉड्यूल में से भी, 8वें में से भी आपका जो 20 नंबर का है ना, 15 नंबर का आया था, ठीक है? इसी तरह 10 नंबर का जो था वो 9th और 10th मॉड्यूल में से आ चुका है। बताने का मकसद यही है कि उनकी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, उनमें से गो थ्रू कर चुके हो, ठीक है? तो ये जो है ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये मॉड्यूल रहेंगे, ज़ाहिर है इनमें से हमें नहीं पता वो कैसे एमसीक्यूज़ बना दे, हमें नहीं पता वो कैसे शॉर्ट बना दे, हमें नहीं पता वो कैसे लॉन्ग बना दे, कौन-कौन से आ सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने ना अब साथ-साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले तो देख लो जी, इसके अंदर ना क्या है जी, इसका टॉपिक ये है कि डिविडेंड पॉलिसी है। क्या है डिविडेंड पॉलिसी? डिविडेंड होता क्या है? वो कहते हैं द टर्म डिविडेंड रेफर टू दैट पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, यानी एक प्रॉफिट का ना वो हिस्सा होता है डिविडेंड, व्हिच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसको अदा किया जाता है, तक़सीम किया जाता है बाय द कंपनी, कंपनी की तरफ से, अमंग इट्स शेयर होल्डर, उसके शेयर होल्डर के दरमियान। अब इसको सिंपल लफ्ज़ों में बताता हूँ, यूँ है कि ना जब आप कोई भी आपकी कंपनी है, ठीक है? उस कंपनी के अंदर जब भी आप शेयर को इश्यू करोगे ना, तो आपके शेयर होल्डर बन जाते हैं लोग, ठीक है? वो आपके उस बिज़नेस का पार्ट बन जाते हैं। जब डि बिज़नेस का पार्ट बनते हैं वो, तो ज़ाहिर है वो कोई ना कोई ना मफ़ाद लेने के लिए, आपसे ना कोई रिटर्न लेने के लिए ना, वो आपके बिज़नेस के अंदर आते हैं, ठीक है? तो वो जो रिटर्न होता है, जो आप उन शेयर होल्डर को दे रहे होते हो, ठीक है? वो क्या होता है? वो आपका क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। अब ये जो डिविडेंड होता है ना, इससे मुराद दरअसल नेट प्रॉफ़िट का वो पोर्शन होता है, जो कि आप शेयर होल्डर को दे रहे होते हो, ठीक है ना? यानी कि प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स जो होता है ना वो, और पीबीटी यानी प्रॉफ़िट बिफ़ोर टैक्स जो होता है ना, वो चीज़ें करने के बाद जो है ना वो आपने फिर क्या देना होता है, ये इनको डिविडेंड देना होता है। ये भी बात हमेशा याद रखनी है कि जब डिविडेंड दिया जाता है ना, एक तो ये जब कंपनी सारे अपनी तरह के ना अखराजात वगैरह निकाल देती है ना, तो जो उसके पास नेट प्रॉफ़िट बचती है ना, उस पे वो इंटरेस्ट देती है नेट इनकम के तौर पे, पहले अपनी तरफ से, और फिर जब टोटल मतलब कि है ना अर्निंग अर्निंग जो उसकी हो रही होती है, ठीक है? तो उसके ऊपर वो दे रही होती है, ठीक है, इंटरेस्ट, और उसके बाद जो है ना वो टैक्स दे रही होती है, ठीक है? इसी तरह जो दूसरा बंदा होता है ना डिविडेंड ले रहा होता है, जब उसके पास वो पैसा जाता है तो उसके पास भी इनकम आती है, तो वो भी इनकम टैक्स जो है ना वो दे रहा होता है। तो इस तरह से ये डबल टैक्सेशन का जो है ना वो हम इसके अंदर आगे जाके एक तस्वीर भी पढ़ेंगे, वो मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है? तो इस तरह से जो है ना वो लग रहा होता है कि डबल टैक्सेशन जो है ना वो लगती है जब डिविडेंड दिया जाता है। तो इसलिए यही सोचा जाता है कि डिविडेंड जो है ना वो पॉलिसियाँ भी बताऊँगा कि किस तरह से काफ़ी लोग यो जो है वो ये कह रहे होते हैं कि डिविडेंड नहीं लेना चाहिए शेयर होल्डर को। कई लोग कह रहे होते हैं कि डिविडेंड लेना चाहिए। इसी तरह कंपनी चाह रही होती है कई दफ़ा कि डिविडेंड दे दिया जाए। कंपनी चाह रही होती है कि डिविडेंड ना दिया जाए। उस डिविडेंड को जो है वो हम अपने दोबारा से उसको रिटेन कर लें और अपनी जो है वो बिज़नेस के अंदर लगा के उससे और ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो गेन किया जा सके। तो इसी तरह ये क्या होता है जी, हमारे पास जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके लिए ये एक रिवार्ड होता है, जो हम रिवार्ड देते हैं, यानी जो डिविडेंड देते हैं हम, उनके लिए रिवार्ड होता है, क्योंकि उन्होंने हमारे उस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है, वो हमारे पार्टनर होते हैं, ठीक है? हम उन्हें उनको शेयर दिया होता है। अब डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, और या फिर डिविडेंड पॉलिसी भी कहा जाता है, ठीक है? डिविडेंड डिसीजन जो है ना वो एक फाइनेंशियल डिसीजन होता है, ठीक है? फाइनेंशियल डिसीजन के लिए की है, एक ऐसी कलीदी रोल अदा करता है, मतलब ये कि जिसके थ्रू आप जो है ना वो क्या करते हो, फाइनेंशियल डिसीजन कर सकते हो। किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं? वो कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी जनरली टेक्स केयर ऑफ 2 मेन कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। वो कहता है कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती है ना, उस कंपनी को हेड जो चला रहे होते हैं लोग, उनके ज़हन में आमतौर पर ना 2 मेन जो है ना वो तसव्वुरात होते हैं। जब वो इस डिविडेंड रेट को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसका डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने देना है, नहीं देना होता।
एक तो वो बंदे होते हैं वो जो कह रहे होते हैं इस चीज़ पे सैटिस्फाई कर रहे होते हैं कि ना वो शेयर होल्डर को सैटिस्फाई करेंगे इस चीज़ किस कब कैसे सैटिस्फाई करेंगे कि उनको हमने रिटर्न देना है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उनको हमने फेयर का मतलब होता है कि कम से कम इतना रिटर्न ज़रूर देना है कि वो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे कंपनी के साथ वो क्या करें, मिल के चलते रहें, ठीक है? और वो भरोसा रखें कि हम डिविडेंड ना भी लेंगे तो कंपनी जो है वो उसको अच्छे तरीके से गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी जो है उसको देखते हुए अपने बिज़नेस में दोबारा से रिटेन करके लगाएगी और नेक्स्ट ईयर जो है वो हमारा ये जो प्रॉफ़िट है वो और ज़्यादा बढ़ के आएगा। इस तरह से वो जो है वो सोच रहे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से वो कहता है कि टू सैटिस्फाई द शेयर होल्डर बाय प्रोवाइडिंग देम अ फेयर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट कि एक तो ये बात होती है कि जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होती है वो इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं कि ठीक है जी, हमने जो है ना वो डिविडेंड शेयर होल्डर को देना है, एक फेयर डिविडेंड देना है, क्योंकि ये जो है ना उनका एक रिटर्न होता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है। दूसरे बंदे क्या कहते हैं बाज़ औक़ात, दूसरा ये नज़रिया होता है कि टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड टू द कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑल द प्रोमाइजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी। अब वो ये कह रहा है दूसरे नंबर पे कि ठीक है ना, उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो किया है हमारे पास शेयर होल्डर ने, ठीक है। लेकिन हम यूँ करते हैं कि बजाय उनको देने के, ठीक है, हम यूँ करते हैं कि उनको ना हम डिविडेंड नहीं देते, लेकिन उनका जो डिविडेंड वाली अमाउंट है ना, उसको एज़ अ रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे अपनी कंपनी के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं। अब अगर पहले साल हमें ₹100 मुनाफ़ा हुआ है, ठीक है, और हमने रिटेन अर्निंग 5% की थी, तो अब की बार फिर हम डिविडेंड नहीं देते, वो 5% जो हमने पिछली साल का डिविडेंड था, वो दोबारा अब इस साल का भी हमने रख लिया और 10% इन्वेस्टमेंट दोबारा कर लिया, तो अब की बार जो ₹100 हुआ था हमें मुनाफ़ा, तो नेक्स्ट ईयर वो 200 यानी 200 पे चला जाएगा। तो इस तरह से जो शेयर होल्डर होते हैं ना, उनकी अमाउंट जो होती है ना, उनका शेयर जो होता है ना, वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इंक्रीज़ करता है। तो शेयर जब इंक्रीज़ करता है, तो उनको ना एक तो डिविडेंड मिल रहा होता है, दूसरा कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन से क्या मुराद है जी? कैपिटल गेन से मुराद ये है कि आपके शेयर आपने लिया ₹300 का, लेकिन डेढ़ 2 साल के बाद जब आपने शेयर को सेल किया, तो वो उस वक़्त मार्केट प्राइस के ऊपर जब सेल हो रहा हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 400 का हुआ है, जो 300 का लिया था, तो इस तरह से ₹100 वहाँ से भी आपको प्रॉफ़िट होगा, तो ये कैपिटल गेन कहलाता है, ठीक है? यानी सरमाए के ऊपर कमाई जो आपकी हुई है, वो 300 से बढ़ के 400 हो गया था, तो ₹100 हो गई और डिविडेंड जो है, वो आपको हर जो कंपनी होती है, हर साल जो है वो कोई ना कोई पोर्शन प्रॉफ़िट की सूरत में आपको दे रही होती है। तो इस तरह से फिर कंपनी के कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जो हमने ना एक सफिशिएंट फंड जो है ना वो कंपनी का जो टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड टू द कंपनी, यानी वो कंपनी को प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि सफिशिएंट फंड, एक अच्छा खासा जो फंड होता है वो दे रहे होते हैं टू फाइनेंस इट्स ऑल प्रोमाइजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि उस कंपनी के अंदर मौजूद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो हर साल मुनाफा दे ही जा रही है, दे ही जा रही है। और ये भी कंपनी का रुझान जा रहा है कि अगर उसके अंदर और भी इन्वेस्ट किया जाएगा, जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो वो ये चाह रहे होते हैं कि जितने भी अच्छे से अच्छे हमारे पास अपॉर्चुनिटी मौजूद होगा, हम उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो बजाय डिविडेंड देने के उसको रिटेन करके कंपनी में लगाते रहेंगे। शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और अगर कभी उनको बाद में डिविडेंड देना भी पड़ेगा तो वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट में हम डिविडेंड दे पाएँगे, क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है ना वो रिटेन्ड अर्निंग में से या नेट प्रॉफिट जो होता है कंपनी का उसमें से दिया जाता है, ठीक है? ठीक है ना? अब ये ज़रूरी नहीं होता कि जो करंट ईयर ही हमारा डिविडेंड चल रहा होता है, उसी के अंदर आने वाले प्रॉफ़िट से ही हम डिविडेंड देंगे, नहीं भई। अगर उस साल प्रॉफ़िट ना भी हो और डिविडेंड आप देना चाह रहे हो, तो आपने जो पहले इनकम मतलब कि जो रिटेन अर्निंग की होती है और उनका जो प्रॉफ़िट चलता हुआ आ रहा होता है आपके पास अच्छा खासा, तो आप उसमें से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। अब ये जो बात थी ना 2 ऊपर वाली, जिसमें कुछ जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर होते हैं, वो ये कह रहे होते हैं कि भई हमें ना प्रॉफ़िट जो है वो डिविडेंड जो है ना वो शेयर होल्डर को देना है। जो ये नज़रिया रखते हैं और कुछ ये कहते हैं कि देना नहीं है, लेकिन कंपनी जो है वो उनका जो डिविडेंड है ना, उसको अपने ही दोबारा से कंपनी के अंदर मौजूद बिज़नेस के अंदर मौजूद जो बेस्ट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं ना, उनको यूटिलाइज़ करने के लिए वो सारे का सारे रिटेन्ड अर्निंग को क्या कर लेंगे, अपने पास जो है वो रिटेन कर लेंगे, अपनी कंपनी में दोबारा से लगा लेंगे। उससे मतलब कि अपनी कंपनी के अंदर लगा के और भी खाम माल ला के और अपने बिज़नेस को बढ़ा लेंगे, ताकि उन शेयर होल्डर के शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाए और उनका जो प्रॉफ़िट है ना, वो भी बढ़ता चला जाए। तो ये दोनों नज़रिए थे। इन दोनों नज़रिए की बुनियाद के ऊपर कहा जाता है कि ये 2 तरह की जो है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, तसादम आ गया
उनके नज़रियात के अंदर जो है वो ये वाले दो तरह के बंदे जो है फिर वो अलहदा से हो गए। उन्होंने स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू कन्फ्लिक्टिंग कंसिडर्ड कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन कहलाते हैं। वो कहते हैं द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ टू स्ट्राइक, उनको ये स्ट्राइक करना पड़ी। ठीक है, एक एहतजाज हुआ, मतलब कि एक बैलेंस के दरमियान एक तसादम आ गया कि फिर इन दोनों ने अपनी अलग-अलग से जो है वो डिविडेंड डिसीजन के नाम से जो है वो तसव्वुरात बयान किए। अब वो जो तसव्वुरात बयान किए गए ना वो इस तरह से थे कि थ्योरी आ गई जी, मुख्तलिफ़ तरह की ना थ्योरी पेश की गई। फिर मुख्तलिफ़ तरह के जो बड़े-बड़े लोग थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने ना जो मतलब साइंसदान थे, उन्होंने कहा कि भई इस तरह से है कि दोनों नज़रियात के ऊपर ना फिर बहुत सारी थ्योरी दी कुछ बंदों ने, ठीक है? कुछ लोगों ने। एक थी थ्योरी इर्रेलेवेंस और एक थी रेलेवेंस थ्योरी। अब जो इर्रेलेवेंस थ्योरी थी ना, इर्रेलेवेंस थ्योरी ये कहती थी, देखो रेलेवेंस का मतलब होता है रिलेटिव जो चीज़ होती है, ठीक है? किसी चीज़ से मुतल्लिक। जो रेलेवेंस थ्योरी है ना वो है डिविडेंड से मुतल्लिक और डिविडेंड देने के फेवर में है। जो इर्रेलेवेंस है ना वो कहती है कि भाई आप डिविडेंड दो या ना दो, ठीक है? आप डिविडेंड दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किन पे? मतलब शेयर होल्डर पे भी, और वो कहते हैं कंपनी के ऊपर जो है ना वो आप उस अमाउंट को रख लो तो आपके लिए फ़ायदा है। डिविडेंड शेयर होल्डर को ना दो, लेकिन कंपनी में अगर रख लोगे तो उसमें आपकी कंपनी के लिए फ़ायदा है, और शेयर होल्डर की जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है उस पे उनका जो शेयर होता है वो भी बढ़ जाता है। करंट मार्केट वैल्यू जो वो बढ़ती है। और वो कहते हैं कि अगर आप डिविडेंड नहीं देते तो उसका फ़र्म की वैल्यू के ऊपर या करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो इर्रेलेवेंस कहती है, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता, वो इर्रेलेवेंट है। लेकिन रेलेवेंट थ्योरीज़ ये कहती हैं कि भाई डिविडेंड दोगे तो उसमें फ़ायदा है, या आपका जो शेयर होल्डर होता है वो डिविडेंड लेना चाह रहा होता है, वो रेलेवेंट होता है इस चीज़ के कि मुझे डिविडेंड दिया जाए। उसमें 2 थ्योरी हैं, रेलेवेंस में, और इसी तरह इर्रेलेवेंस में भी 2 ही थ्योरी हैं। जो इर्रेलेवेंस है ना, उसके अंदर एक है रेज़िड्यूल थ्योरी। अब रेज़िड्यूल थ्योरी, रेज़िड्यूल से मुराद है बचा-खुचा माल, या यूँ कह लो कि ऐसी चीज़ जो बची हुई हो या फालतू पड़ी हो, इस तरह से। और मोडी गिलानी एंड मिलर अप्रोच जो है, या मिलर एंड मोडी गिलानी अप्रोच जो है, वो भी इर्रेलेवेंस थी। यानी कि जो रेज़िड्यूल थ्योरी है वो भी इर्रेलेवेंस थी, यानी वो कहती थी कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए, ठीक है? या यूँ कह लो कि डिविडेंड दो या ना दो उसका कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये कह रहे थे। और इसी तरह मिलर एंड मोडी गिलानी जो है, वो भी ये कह रहा था कि डिविडेंड दो या ना दो आपकी कंपनी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इर्रेलेवेंट है इस चीज़ के, ठीक है? कोई असर नहीं पड़ता, वो ये कह रहे थे। ठीक है जी, कि रेलेवेंट थ्योरी जो थी ना, वो ये कह रही थी, और ये कुछ फार्मूला बेस थ्योरी है दोनों की दोनों। ये याद रखना है, रेलेवेंट थ्योरी में जो वेल्टर और गोल्डन जो है ना, दोनों की दोनों जो कैलकुलेशन बेस है उन्होंने प्रूफ भी किया था कि रेलेवेंस थ्योरी जो है ना, अब ज़ाहिर है इनके अंदर सारों के अंदर ना कोई जो ऐसे अजम्पशन मौजूद थे जो मार्केट के अंदर अक्कर तो नहीं करते, ठीक है? फिज़ि जो मतलब कि नेचुरली तो एग्ज़िस्ट नहीं करती वो चीज़ें, लेकिन इन्होंने वो अज़म्पशन जो है वो किए हुए थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे थे कि ना ये अज़म्पशन कर लो कि बारिश कभी भी नहीं होगी। कोई मुल्क कभी भी कोरोना से जो है ना वो तबाह नहीं हो सकता। इस तरह की उन्होंने जो है वो अज़म्पशन की हुई थी जो कि गैर मतवक्के थी। सॉरी, जो कि हाँ, गैर मतवक्के थी, लेकिन वो मतवक्के हो सकती थी। तो इस तरह की कुछ अज़म्पशन की वजह से ना फिर ये वाली जो थ्योरी है ना रेलेवेंस थ्योरी, वो वीक हो गई थी। ठीक है? इनकी डिटेल फिर मैं आगे जाके ना स्लाइडों में जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है ना वीयू का, उधर से मैं बताऊँगा फिर आप लोगों को, ठीक है? जो वाल्टर था वो भी, उसने भी बयान की थ्योरी, और गॉर्डन जो था, जॉर्डन जो कह लो, ये था, इसने भी की। ये दोनों की दोनों रेलेवेंस थी, और ये ही साथ में थे कि डिविडेंड देना पड़ेगा आप लोगों को। और इररेलेवेंस ये था कि डिविडेंड दो या ना दो, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ये थी कि इररेलेवेंस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू इररेलेवेंस थ्योरी, डिविडेंड पॉलिसी यानी कि डिविडेंड को डिवाइड करने की जो पॉलिसी है ना, वो डू नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। वो फ़र्म की जो वैल्यू है ना उसको अफेक्ट नहीं करती, यानी कि आपकी जो अर्निंग वगैरह है ना कंपनी की, उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। आप डिविडेंड दो या ना दो, वो ये बात कर रहे थे। रेलेवेंस है ना, रेलेवेंस नहीं है, ठीक है? ये बात याद रखनी है। दस इट इज़ कॉल्ड इररेलेवेंस थ्योरी, इसलिए ये जो थी वो इररेलेवेंस थ्योरी कहलाती थी। इसके अंदर 2 थ्योरी हैं जी, एक है रेसिड्यूल और एक है मिलर एंड मोडिग्लियानी अप्रोच या थ्योरी कहते हैं इसको। एक है रेलेवेंस थ्योरी, उसको अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस थ्योरी डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द वर्ब वैल्यू ऑफ द फर्म। अब ये जो रेलेवेंस थ्योरी है ना वो ये बात कर रही थी कि हाँ, अगर आप डिविडेंड दोगे तो आपका ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ना, डिविडेंड देने की,
तो भाई अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो आपकी फ़र्म की वैल्यू के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। वो ये रेलेवेंट वाली ये कह रही थी। अगर आप नहीं दोगे तो फिर जो है वो अफेक्ट पड़ेगा, यानी हर सूरत में पड़ेगा, दोगे तब भी पड़ेगा, नहीं दोगे तब भी पड़ेगा। हाँ, डिविडेंड देना ज़रूर है, डिविडेंड पॉलिसी ही इस बात का नाम है कि डिविडेंड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। दे रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं दे रहे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ का नाम डिविडेंड पॉलिसी है। ठीक है। और रेलेवेंट, इसका रेलेवेंट होने का मतलब ये है कि डिविडेंड मैटर करेगा, देने से भी या फिर ना देने से भी, ये रेलेवेंट है। और किस चीज़ पे मैटर करेगा, आपके अफेक्ट करेगा आपकी वैल्यू ऑफ द फिल्म, यानी कि आपकी जो फिल्म है ना, उसकी ग्रोथ, उसका प्रॉफिट, उसकी वेल्थ, वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इस चीज़ के ऊपर जो है वो अफेक्ट करेगा। दस इट इज़ कॉल्ड रेलेवेंस थ्योरी, सॉरी कहलाती है। उसके अंदर दो ही थ्योरी हैं, एक है वाल्टर्स मॉडल और एक है जॉर्डन्स मॉडल। ठीक है, या गोल्डन मॉडल भी इसको कह दिया जाता है। तो यहाँ पे देख लो, इररेलेवेंस थ्योरी जो है वो सबसे पहले हम रेजिड्यूल थ्योरी पढ़ते हैं जी, जिसके अंदर कहा गया था कि ये इररेलेवेंस है, आप डिविडेंड दो या ना दो, आपकी फिर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ज़रा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस इररेलेवेंस थ्योरी के मुताबिक वो कहता है डिविडेंड डिसीजन हैज़ नो अफेक्ट ऑन द वैल्यू और ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। वो कहता है डिविडेंड का जो डिसीजन है ना, डिविडेंड जो पॉलिसी है, उसका कोई अफेक्ट नहीं होता आपके शेयर की मार्केट प्राइस के ऊपर। एंड हेंस इट इज़ इररेलेवेंट एज फार एज द वैल्यूएशन ऑफ द फिर्म इज़ कंसर्न्ड। तो इसलिए वो कहता है कि ये आपकी फिर्म की वैल्यू के मुताबिक कोई असर नहीं करती, इसका कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है, उसने ये बात की, क्योंकि ये इररेलेवेंस था तो उसने ये कहा कि आप डिविडेंड दो या ना दो, आपकी वैल्यू की, आपकी फिर्म जो की वैल्यू है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो वो दलाइल कैसे देता है फिर? वो कहता है दिस थ्योरी अज्यूम, इस थ्योरी ने ये बात फ़र्ज़ की दैट के इन्वेस्टर डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल गेंस। तो वो ये कहता है कि आपके जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कोई भी फ़र्क नहीं रखते, अब ना ही उनका डिविडेंड के अंदर और ना ही उनका कैपिटल गेन के साथ कोई कंसर्न नहीं होता। उनका सिर्फ बेसिक मतलब यही होता है द देयर बेसिक डिज़ायर इज़ टू अर्न हायर रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। उनका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बस मुनाफा होता चला जाए, मुनाफा होता चला जाए। तो ज़ाहिर है जब वो डिविडेंड ले लेंगे तो डिविडेंड ले लेंगे, जितना डिविडेंड, हमेशा याद रखनी है एक बात कि जब डिविडेंड तकसीम किया जाता है तो कंपनी जो है, इसका मतलब ये है कि वो बजाय अपने जो कैपिटल है ना, कंपनी का पूरा सरमाया है, फॉर एग्जांपल अब जो है ना वो 1.5 लाख रुपया जो है ना, वो पूरी की पूरी कंपनी ने मुनाफा हासिल किया है। अब एक असूल ये है कि अगर वो 1.5 लाख रुपए में से हम 50 लाख रुपया जो है वो हम क्या करते हैं, डिविडेंड है हमारा, वो देना है हमने। ठीक है, और 1.5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया जो है ना, वो कंपनी ने दोबारा से इन्वेस्ट करना है। अब ज़ाहिर है जब 1.5 लाख रुपया आप एज अ डिविडेंड दे दोगे तो आपकी कंपनी में वही जो पिछले साल का जो था, फॉर एग्जांपल जितना आपने कमा के लगाया था वही अब लगा रहे हो। तो हर बार जो है ना, आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर आपके जो कंपनी का क्या है भला, जो अर्निंग होगी ना, प्रॉफिट होगा ना, वो सेम रहेगा, कांस्टेंट चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन एक सूरत ये है कि आप डिविडेंड नहीं देते, लेकिन वो अब की बार जो पिछली बार 1 लाख रुपए वापस आपने रिटेन किया था ना, ठीक है, तो आप अब की बार क्या करते हो, डिविडेंड नहीं देते, लेकिन वो लाख की बजाय आप 1.5 लाख रुपया जो 50 लाख रुपये डिविडेंड वाला था भी ना, वो भी आप लोगों ने दोबारा से इन्वेस्ट कर लिया। और अब की बार कंपनी ने, ज़ाहिर है जब नेक्स्ट टाइम आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट आनी है वो तो 3 लाख पे पहुंच जाएगी। तो इस तरह से जो ये इस पॉलिसी के जो इररेलेवेंस पॉलिसी में रेजिड्यूल, जो आपके नज़रिए रखने वाले जो डिविडेंड वाले बंदे यानी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, वो इस तरह का नज़रिया रखते हैं कि वो कहते हैं भाई हमें आप डिविडेंड बेशक ना दो, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकें। ठीक है, उनका यही नज़रिया होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कब किया जा सकता है, जब वो डिविडेंड नहीं लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी है वो डिविडेंड को रिटेन कर रही होगी, अपने अंदर बिजनेस के अंदर दोबारा से लगा रही होगी बजाय डिविडेंड देने की। ठीक है, नहीं ऐसे नज़रिए के मालिक होते हैं, वो कहते हैं कि हम अगर डिविडेंड ले लेंगे तो हो सकता है हमसे वो कहीं और पैसा हम लगाएँ, वहाँ से हमें मुनाफ़ा हो, ना हो। वो इस तरह का रिस्क ही नहीं लेते। वो सिर्फ़ ये कहते हैं कि भई आप जो है ना कंपनी के अंदर लगाते जाओ हमारे डिविडेंड को, हमारा शेयर बढ़ता चला जाएगा, मार्केट भी आगे ग्रो करती जाएगी, मार्केट की ग्रोथ भी बढ़ेगी, मार्केट की वेल्थ भी बढ़ेगी, मार्केट के ऊपर ट्रस्ट भी बढ़ेगा लोगों का। समझ आ रही है ना? ठीक है, जो मतलब कि दूसरे जो रिस्ट्रिक्शंस, जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, बैंक वगैरह जिन्होंने लोन शोन दिया लिया होता है, उनका एतबार बढ़ जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से जो वैसे मैं बता रहा हूँ उनका एतबार बढ़ जाता है, लेकिन जो डिविडेंड लेने देने वाले बंदे होते हैं ना, जिन्होंने शेयर लेना होता है, वो बाज़ औक़ात इसको रिस्की देखते हैं कि भई ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही तो इसको वो रिस्की लेंगे। डिविडेंड देना वैसे एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा गुड सिग्नल है, एक पॉजिटिव सिग्नलिंग का जो है ना वो सिग्नेचर है ये, डिविडेंड देना। लेकिन कुछ नज़रियात के अंदर जो इर्रेलेवेंस थ्योरी में जैसे रेसिड्यूल है, वहाँ पे कंपनी जो है ना, उसको डिविडेंड जो वाले बंदे होते हैं शेयर होल्डर, वो इसलिए रिटेन करवा देते हैं कि वो डिज़ायर कर रहे होते हैं कि हायर टू हायर जो है वो हम प्रॉफिट ले सकें। हमारा कंपनी के अंदर जो है ना शेयर वो बढ़ता चला जाए, ये चीज़ होती है। इन केस द फर्म हैज़ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अब वो कंपनी कब अपने वो पास मतलब कि उनका डिविडेंड जो है वो रखेगी भाई। क्या ऐसा भी होगा कि कंपनी घाटे में जा रही है और वो डिविडेंड लेके उनका दोबारा से इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, पता भी है उनको कि भाई हमें नुकसान हो रहा है हर बार, हम बेशक हम लगाए जा रहे हैं, कंपनी जा रही है, तो क्या फिर भी वो रखेंगे? तो कैसा ऐसा माहौल होगा कि जिसके अंदर वो ये जो है वो इनका डिविडेंड अपने पास रखना चाहेगी कंपनी, या डिविडेंड जो लेने वाले बंदे यानी शेयर होल्डर हैं, वो कब इस चीज़ की डिज़ायर करेंगे, ख्वाहिश करेंगे, उनकी ये विश होगी कि हमारा जो डिविडेंड है वो कंपनी के ही अंदर रहे तो हमें फ़ायदा है। वो इन केस इस केस के अंदर द फ़र्म हैज़ प्रॉफ़िटेबल इन्वेस्टमेंट, भई जब फ़र्म के पास एक प्रॉफ़िटेबल मुनाफ़ा देने वाला अगर क्या है भला इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों वर्ड, यानी प्रॉफ़िटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्च्युनिटी मौजूद है, कैसी अपॉर्च्युनिटी हो? प्रॉफ़िटेबल, यानी कि वो प्रॉफ़िट देने वाले मौके मौजूद हैं उसके पास, अगर वो प्रॉफ़िट चल रहा है उसका, वो अच्छी प्रॉफ़िट दे रही है, अर्निंग कर रही है, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट के अपॉर्च्युनिटी को यूज़ करेगी। यानी उनका डिविडेंड का जो पैसा होगा वो रिटेन करेगी अपनी कंपनी में। अ हायर रेट ऑफ गिविंग अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, यानी वो अपने शेयर होल्डर को अच्छा हायर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दे सकें, ठीक है। द इन्वेस्टर वुड बी कंटेंट विद द फीम रिटेनिंग द अर्निंग टू फाइनेंस द सेम, तो यहाँ पे आके वो जो इन्वेस्टर होता है वो इस चीज़ के लिए कायल हो जाता है, वो इस चीज़ के ऊपर अपने आप को एतबार में लेके आता है कि भाई मैं जो है वो अपनी फ़िल्म को जो है वो अपनी अर्निंग जो है वो मैं अपना डिविडेंड जो है वो रिटेन करवाने के लिए तैयार हूँ, ताकि टू अर्निंग टू फाइनेंस द सेम, ताकि वो अपना जो सरमाया है वो बढ़ा सके, ठीक है। ये कंपनी का भी बढ़ेगा ज़ाहिर है, फिर वो डिविडेंड के शेयर भी बढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह हाउएवर इफ़ द कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू फाइंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, हाँ, एक ये सूरत पैदा हो सकती है कि भाई अगर पोजीशन ऐसी है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा कंपनी को, ठीक है, तो फिर वो है जो वो अपने पास रिटेन नहीं करेगी उनके डिविडेंड को, वो चाहेगी कि मैं बजाय अपने पास रख के दोबारा और जो है वो डिविडेंड जो है वो ज़ाया करूँ, मेरे जो नुकसान हुए जा रहा है और मेरे पे बोझ बढ़ता जा रहा है डिविडेंड का हर साल, तो इससे अच्छा है कि मैं ये जो उनका डिविडेंड है वो वापस उनको दूँ, और वो चाहे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करके प्रॉफ़िट लें या ना लें, किसी और कंपनी में इस्तेमाल कर लें और शेयर बाय कर लें, तो वो उनकी मर्ज़ी है। तो कंपनी फिर अपने पास वो जो है वो रिटेन नहीं कर रही होती, अगर वो प्रॉफ़िट में नहीं जा रही होती। तो इन्वेस्टर फिर इस सूरत में वो प्रेफ़र करते हैं टू रिसीव द अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि वो डिविडेंड के फॉर्म में उसको क्या कर सकें, तो रिसीव कर लें अपनी अर्निंग्स को, ठीक है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल यूँ है कि एक लिमिटेड कंपनी है जो कि चाह रही है कि वो इतने लाख रुपया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 10 लाख लिखा हुआ है, तो 10 लाख एडिशनल फंड जो है ना फाइनेंस करे एक प्रोजेक्ट के लिए। तो वो कहता है कि उसके ऊपर जो अब उन्होंने करना है, एक तो ये तरीक़ाकार है कि वो क्या करेंगे, बाहर से जो लोन-शोन बैंकों से पैसा लेके 10 लाख इकट्ठा करके और फिर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके फिर वो चलाएँ चलाएँ अपनी कंपनी को। एक ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि वो बजाए इसके कि वो बाहर से कंपनियों के लें, ठीक है, लोन-शोन बैंकों से लेके पकड़ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फिर वो बिज़नेस को चलाएँ। तो इससे यही अच्छा है, वो कह रहे हैं कि आप क्या करो, अब ज़ाहिर है जब वो ले रहे होंगे ना तो नया इंटरेस्ट का सामना करना पड़ेगा उनको, ठीक है? नई पॉलिसियों का सामना करना पड़ेगा, पाबंद हो जाएगी कंपनी, उनको वापस भी देनी है रियल अमाउंट, उसके साथ उनको इंटरेस्ट भी वापस देना पड़ेगा। फिर दरमियान में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, ठीक है? बहुत सारे और भी इदारे होते हैं जहाँ से वेरिफ़िकेशन वगैरह करवानी होती है, कुछ सिक्योरिटीज़ वगैरह की जो होती है उनके इश्यूज़ होते हैं, वो आप लोगों ने भरने होते हैं, मतलब ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जब आप करते हो तो उस प्रोसेस में काफ़ी पैसा आपका इन्वेस्ट जो होता है वो ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है। बहुत सारी कॉस्ट पड़ रही होती है आपको। तो इससे अच्छा ये होता है कि कंपनी जो है वो इस चीज़ को प्रेफ़र करती है कि बजाए बाहर से पैसा, अब देखो ना, एक ये तरीक़ाकार है कि मैं डिविडेंड दूँ, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दूँ, डिविडेंड देने के बाद फिर मैं क्या करूँ? अब मुझे पैसा तो चाहिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए,
ठीक है। अब मैं बाहर से किसी बैंक से पैसा जो है वो लेके आ रहा हूँ। अब मैंने अपना पैसा जो था ना वो दे दिया बाहर, और बाहर वाला ला के और वो काम किया। तो ऐसा करने की बजाय मैं यूँ ना करूँ कि मैं बैंकों वगैरह से ना लूँ पैसा, ठीक है। लेकिन मैंने वो जो डिविडेंड देना है जिसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है, वो डिविडेंड मैं नहीं देता, लेकिन वही डिविडेंड वाला पैसा अपने पास रख लेता हूँ। मेरे पास वो बाहर वाले सारे अखराजात कम हो जाएँगे, आएँगे ही नहीं। मेरा अपना ही जो प्रॉफ़िट होगा, वो जो डिविडेंड वाला वो मैं रख लूँगा। वो इन्वेस्टमेंट में भी आ जाएगा, मेरे शेयर होल्डर को भी नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा। मेरी कंपनी की ग्रोथ भी होती चली जाएगी, वेल्थ भी बढ़ेगी और प्रॉफ़िट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है ना, इसलिए ये एग्ज़ाम्पल जो है ना वो बताई गई है कि इस तरह से आप एक्सटर्नल सोर्सेज़ जो होते हैं ना उनको इन्वॉल्व करने की बजाय जो कि ज़्यादा हायर कॉस्ट रख रहे होते हैं, आप लोग क्या करते हो, अपने डिविडेंड को ही रिटेन करके अपनी कंपनी की ज़रूरियात को उस पैसे से पूरा कर लेते हो, बजाय इसके कि बाहर से जो है वो आप लेके आ रहे होते हो पैसों को, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी देख लो, इररेलेवेंस थी हमने पढ़ी। अब ये 2 थी उसके अंदर जो कि कह रही थी कि डिविडेंड पॉलिसी का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर। एक थी रेसिडुअल थ्योरी, दूसरी थी मोडी मोडी गिलानी एंड हाँ, मिलर एंड मोडी गिलानी वाली। एक थी रेलेवेंस, और जिसके अंदर हमने पढ़ा था फिर कि वो पॉलिसी के ऊपर वो जो पॉलिसी होती है जो रेलेवेंस वाली वो अफेक्ट करती है आपकी वैल्यू की फर्म को, और इस तरह से उसको रेलेवेंस थ्योरी का नाम दिया था। उसके अंदर 2 थी, एक थी वाल्टर और एक थी जॉर्डन। अब हमने जो है वो पढ़ ली थी भाई रेजिड्यूल। अब हम पढ़ते हैं मिलर मिलर एंड मोडी गिलानी। मिलर एंड मोडी गिलानी की भी जो थ्योरी है ना वो इररेलेवेंस ही थी, देखा है ना। यहाँ पे देख लो कि इररेलेवेंस थ्योरी में आ रही है। तो ये इररेलेवेंस थी, इसका मतलब ये है कि ये भी यही कह रहे थे कि डिविडेंड दो या ना दो आपकी कंपनी की फर्म वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। कैसे? वो कहते दे आर्गूड दैट द डिविडेंड पॉलिसी हैज़ नो अफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर की मार्केट प्राइस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता ऑफ द कंपनी के, एंड शो द वैल्यू ऑफ द फर्म, और इस तरह से वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि अगर उसकी जो मार्केट प्राइस है ना शेयर की, वही तब्दील नहीं हो रही अगर आपके डिविडेंड लेने देने से, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी वैल्यू जो है फ़िल्म की, ठीक है। फ़िल्म से मुराद यहाँ पे क्या है, मुख्तलिफ़ तरह की फैक्ट्रियाँ, मुख्तलिफ़ तरह की ऑर्गेनाइजेशन, मुख्तलिफ़ तरह के बिजनेसेस, यानी जहाँ पे पैसा मुख्तलिफ़ तरह के शेयर जो है ना उनकी ट्रेडिंग, जो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ना, ये आपकी वैल्यू ऑफ द फ़िल्म कहलाती हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे थे कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज डिटरमाइंड बाय द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फिर्म आर या इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एंड नॉट बाय द पैटर्न ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अच्छा, इन्होंने क्या कहा, मिलर एंड मोडी गिलानी ने, उन्होंने कहा कि भाई जो मार्केट प्राइस होती है ना आपके शेयर की, वो कहता है वो इस चीज़ से आप डिटरमाइन नहीं करोगे कि आपने कितना डिविडेंड दिया है या लिया है। नो, नॉट एट ऑल। आपकी ये जो मार्केट प्राइस है ना शेयर की, ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है, इन्होंने कहा, कि आपकी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, वो कितना कमा रही है, ठीक है ना, और कितने उसके पास अपने इनकम को लगाने के मौके मौजूद हैं, कितने मौके मौजूद हैं। इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर, अर्निंग कैपेसिटी पे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे जो है ना, वो आपकी कंपनी जो है वो इन्हिसार कर रही होती है, ना कि आपके डिविडेंड के तक़सीम करने के या फिर डिविडेंड को रिटेन करने के। इस चीज़ पे वो कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप डिविडेंड दो या ना दो। आपकी कंपनी का फ़र्क सिर्फ़ उसी वक़्त पड़ेगा जब आप अच्छा खासा कमा रहे होंगे या अच्छा खासा नहीं कमा रहे होंगे, या आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद होंगी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं होंगी। इस चीज़ के ऊपर आपकी वैल्यू का जो शेयर की वैल्यू है ना मार्केट प्राइस, वो डिपेंड करती है, ना कि आपके डिविडेंड के देने लेने यानी डिविडेंड पॉलिसी पे, ठीक है। 2 चीज़ों का ज़िक्र किया, अर्निंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये मिलर एंड मोडी गिलानी ने कहा। अब हम देखते हैं रेलेवेंस थ्योरी। हमने कहा रेलेवेंस थ्योरी भी 2 तरह की थी जी, एक थी वाल्टर्स मॉडल की और एक थी गॉर्डन्स की। जो रेलेवेंस थ्योरी थी ना, रेलेवेंस थ्योरी वाल्टर्स मॉडल की, वॉल्टर्स ने ना 3 तरह के अजम्पशंस पेश किए थे। कितने तरह के? 3 तरह के। ये प्रोफेसर जेम्स वाल्टन स्ट्रांगली सपोर्ट द कांसेप्ट। अब ये दोनों थ्योरी है ना, ये रेलेवेंट है। रेलेवेंट का मतलब है कि ये कहते हैं कि भाई डिविडेंड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, और डिविडेंड के लेने या ना लेने के से, सॉरी, देने या ना देने से आपकी वैल्यू फर्म की बढ़ेगी भी या फिर घटेगी भी। समझ आ रही है? तो मतलब ये इन्होंने कहा था कि टोटली डिपेंडेंट है आपकी डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। क्या चीज़ें? वैल्यू ऑफ द फर्म और करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ये दोनों चीज़ें उसी वक्त तब्दील होंगी, वैल्यू ऑफ द फर्म या मार्केट शेयर प्राइस
उसी वक्त चेंज होंगी, या जब आप डिविडेंड दे रहे हो या फिर डिविडेंड नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डिविडेंड, इसलिए इसको रेलेवेंट कहा गया है कि ये रेलेवेंट होती है डिविडेंड की। Therefore, the finance manager use it to maximize the wealth of the equity shareholder। तो ज़ाहिर है जब डिविडेंड जो है वो देने के ऊपर बात हो रही है कि डिविडेंड देना चाहिए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अब जाके उन शेयर होल्डर जो है उनका ख्याल रखने लगे हो। तो जब शेयर होल्डर का ख्याल रखते हो तो एक पॉजिटिव साइन जाता है, वो शेयर होल्डर बाहर बताता है कि भैया हमें तो हर साल कंपनी जो है वो डिविडेंड दे रही है, हमें प्रॉफिट दे रही है। एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जो है वो जा रहा होता है। तो ज़ाहिर है जब वो जा रहा होता है इस तरह से सिग्नल, तो उससे जो आपके शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है ना, वो बढ़ रही होती है। वो शेयर होल्डर को जब डिविडेंड मिल रहा होता है तो वो और ज़्यादा उस कंपनी के अंदर उसी डिविडेंड से पैसों से वो क्या कर रहा होता है, शेयर को ख़रीद रहा होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात मार्केट प्राइस हाई हाई जा रही होती है, बाज़ औक़ात लो होती है। तो इस तरह से कई बार जो है वो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है कि वो डिविडेंड दोबारा से खरीद रही होती है, इशू कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से एक पॉजिटिव साइन जो है ना वो चला जा रहा होता है कंपनी की तरफ से कि कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी अर्निंग कर रही है, डिविडेंड भी दे रही है हर साल, जो है वो कोई ना कोई प्रॉफिट का मतलब कि फॉर एग्जांपल डिविडेंड अगर हर साल फॉर एग्जांपल 50 लाख डिविडेंड देना है, तो वो यूँ कर रही है कि 50 लाख की बजाय वो 25 लाख का रिटेन कर लेती है, 25 लाख दे रही होती है कोई ना कोई डिविडेंड। तो इस तरह से एक बैलेंस सा रख के वो चल रही होती है, ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये जो बैलेंस होता है ना, इसको उस रिलेशनशिप को ये वाल्टर्स मॉडल ने ना इस तरह से बयान किया कि हम जो है ना डिविडेंड ले देने या ना देने का डिसीजन जो है ना वो 2 चीज़ों पे करेंगे। नंबर 1, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर कितना रिटर्न यानी प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरे नंबर पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी वो जो सरमाया आपने लगाया हुआ है उसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है, क्या आ रही है, कॉस्ट कितनी आ रही है। तो 3 हालतें हो सकती हैं। उसने कहा, वो कहता अगर आपको आर से मुराद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और के से मुराद है कॉस्ट यानी खर्चा। अगर वो कहता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आर ग्रेटर देन कॉस्ट है, यानी कि आप जो है वो रिटर्न ज़्यादा कर रहे हो और कॉस्ट जो है वो आपकी कम है, तो आप पता क्या करो, सारे का सारा डिविडेंड जो है ना वो रिटेन करो, यानी कंपनी में दोबारा से लगा लो, 100% लगा लो। और जो डिविडेंड पे आउट है जिसको कहते हैं कि डिविडेंड देना, वो जो है वो ज़ीरो कर दो, बेशक बिल्कुल ज़ीरो दो ही ना, डिविडेंड दो ही ना। किस सूरत में ना दो, जब आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो तब। तो इस तरह की कंपनी को वो कहता है, हम क्या कहते हैं, टर्म्ड एज सच फिल्म्स आर टर्म्ड एज ग्रोथ फिल्म कहलाती हैं। एंड द ऑप्टिमम पे आउट वुड बी ज़ीरो। तो ऑप्टिमम जो पे आउट होगा ना, पे आउट से मुराद है डिविडेंड पे आउट, यानी जो डिविडेंड देना है आपने वो आप बिल्कुल नहीं देते, ज़ीरो कर देते हो और सारे का सारा जो है कंपनी के अंदर डिविडेंड लगा लेते हो, रिटेन कर लेते हो, क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिट दे रही होती है। दूसरे नंबर पे, अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही, वो कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ रही है और वो लॉस में जा रही है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना सारे का सारा डिविडेंड जो है वो बजाय रिटेन करने के सारे के सारे डिवाइड कर दो शेयर होल्डर में, ताकि वो अपने हिसाब से जहाँ मर्ज़ी चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक है, और कंपनी के ऊपर बोझ ना पड़े। इस तरह की कंपनी डिक्लाइनिंग कंपनी कहलाती है। और ये जो रिटेन होती है इनकी, वो क्या होती है, ऑप्टिमम पे आउट 100% होता है और रिटेन ज़ीरो होती है, ये याद रखना है। ठीक है, ऊपर वाली में जो पे आउट होता है वो ज़ीरो होता है लेकिन रिटेन 100% होती है, ये याद रखना है। इस तरह मरूज़ी आ सकती है इन केस ऑफ नॉर्मल फिल्म। अब एक सूरत तो ये है कि आपकी अर्निंग बढ़ जाए कॉस्ट से, तो ये कर लो, अगर अर्निंग कम हो जाए तो ये कर लो। और एक ये सूरत हो सकती है कि अर्निंग और कॉस्ट बराबर जा रही हैं। तो इस सूरत में उसने कहा था कि ये जो पॉलिसी है इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके शेयर ऑफ द वैल्यू के ऊपर या शेयर होल्डर की वैल्यू पे। वी गेट द सेम रिटर्न फ्रॉम द फिर्म एज़ एक्सपेक्टेड बाय देम। हम सिर्फ उतना ही अपनी कंपनी से हासिल करेंगे जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, एक लेवल के ऊपर जा रहे होंगे कि इस साल अगर हमने 100 रुपये अर्न किया है प्रॉफिट, तो अगले साल भी 100 ही होगा, इससे अगले साल भी 100 ही होगा। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर आप डिविडेंड दो या ना दो, आपकी फ़िर्म की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, देयर इज़ नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट एंड द वैल्यू ऑफ द फ़िर्म वुड नॉट चेंज विद द चेंज इन डिविडेंड रेट। चेंज करने से कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, और जो वाल्टर्स का ये फार्मूला था ना, वो इस तरह से था कि वाल्टर ने कहा कि आपकी जो वैल्यू ऑफ द मार्केट है ना शेयर की, क्या है, वी से मुराद है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर जो है वो बराबर होती है आपके डिविडेंड बटा के ई यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आपने जी यानी ग्रोथ रेट निकाल देना होता है। और यहाँ पे जी ग्रोथ रेट से मुराद पता क्या है, ये बराबर होता है बी ज़रब आर के। बी से मुराद है रिटेंशन रेशो, ज़रब आर से मुराद है
रेट ऑफ रिटर्न, यानी उसके ऊपर कितना रेट ऑफ रिटर्न लिया आपने, उस रिटेंशन रेशो के ऊपर, इस चीज़ का नाम ग्रोथ रेट कहलाता है। ये आगे जाके फिर आपको जो है वो स्लाइडों में भी आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। जी से मुराद, जी बराबर होता है बी ज़रबे आर के, बी से मुराद है रिटेंशन रेशो, आर से मुराद है रिक्वायर्ड रेट, ठीक है। यानी कितने रिटेंशन रेशो जो है ना आपने रखी है, किस रिक्वायर्ड रेट के ऊपर जो है वो अपने रिटेंशन रेशो रखी है, यानी अपनी कंपनी के अंदर डिविडेंड जो है वो वापस रख लिया है, किसके साथ रखा है। तो ये जो रखने का अमल है ना, ये आपकी कंपनी को ग्रोथ देगा, जी देगा। जी बता रहा होगा आपकी ग्रोथ रेट कितनी है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ रेट आ रही होगी परसेंटेज में, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा कंपनी जो है वो अगले साल ज़्यादा अर्न करके आपको प्रॉफिट देगी। डी से मुराद है डिविडेंड, यानी इनिशियल डिविडेंड, डिवाइडेड बाय के से मुराद है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी आई है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आप जी में से निकाल दोगे, अब जी क्या है यहाँ पे, बी ज़रबे आर है, यानी कि जो आपने अगली साल आपने जो अर्न करना है, वो उसमें से अगर आप के ई यानी कॉस्ट निकाल देते हो, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ रही है तो फिर कम है। समझ आ रही है, यानी कि कॉस्ट अगर बढ़ गई तो आपकी जी जो है वो इसका मतलब कम हुई। तो आपको पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा बड़ी अमाउंट आपकी जब डिवाइड हो रही होती है किसी भी चीज़ से, तो ऊपर वाली अमाउंट को वो क्या कर देती है, छोटे से छोटा कर देती है। तो इसका मतलब हुआ वैल्यू ऑफ द फिर्म यानी इक्विटी शेयर की कम होती चली जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से वैल्यू ऑफ द फिर्म कम होगी, कॉस्ट कम होने से आपकी वैल्यू ऑफ द फिर्म बढ़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात की। तो इस तरह से ये चलेगा। उसके बाद आ गया रेलेवेंस थ्योरी के अंदर अब गॉर्डन मॉडल। क्या आ गया, गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन ने क्या कहा था जी, ये बड़ा इंटरेस्टेड है, ये बहुत इंटरेस्टेड है। इसके अंदर उसने पता क्या कहा था, मायरन गॉर्डन था, उसने ये बात की कि स्पोर्ट दी डॉक्ट्राइन, इस एक तो ये बात है कि इसकी भी थ्योरी थी ना वो रेलेवेंट ही थी। तो रेलेवेंस ही थी का मतलब ये है कि इसकी जो थ्योरी थी ना वो यही बात कर रही थी कि डिविडेंड देना चाहिए। रेलेवेंट तो है ही इस चीज़ का नाम कि वो डिविडेंड के रेलेवेंट है, डिविडेंड देना चाहिए। तो डिविडेंड इसकी ये जो था ना, इसने बड़ी बात की। उसने भी सपोर्ट किया डॉक्ट्राइन दैट डिविडेंड आर रेलेवेंट टू द प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि आप जो वैल्यू ऑफ द शेयर है ना फिर में, वो अब बढ़ेगी भाई, ये रेलेवेंट होती है डिविडेंड देने की, ठीक है। या ना दोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, दोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक ना डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल बयान किया। क्या किया, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, यानी आपके उस डिविडेंड से आपके कैपिटल जो है ना उसका कैपिटलाइजेशन मॉडल, यानी आपके जो सरमाया है ना उसका एक ऐसा ढांचा बयान किया जो डिविडेंड से रेलेवेंट था, ठीक है। इज़ यूज्ड, उसने कहा इसको इस्तेमाल किया जाता है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी ऑन स्टॉक प्राइस ऑफ द फिर्म। आपकी फिर्म के स्टॉक प्राइस की वैल्यू को स्टडी करने के लिए उसके इफेक्ट जो है वो क्या पड़ रहा होता है, इस चीज़ के इफेक्ट को पढ़ने का नाम डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल था, ठीक है। जिसके अंदर आप ये देखते हो कि अगर मैं डिविडेंड दे रहा हूँ तो मेरे स्टॉक प्राइस की जो फिर्म है ना उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं नहीं दे रहा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इस चीज़ को स्टडी करने का जो मॉडल था ना वो डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल था, जो कि गॉर्डन ने दिया था। अब गॉर्डन मॉडल ने अज्यूम किया दैट द इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स। अब ये उसने बात की कि भाई जो आपके डिविडेंड इन्वेस्टर जो होते हैं ना, जो इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कंपनी में, वो उस वो ऐसे इन्वेस्टर होते हैं इस पॉलिसी के मुताबिक। वो कहता है कि ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि रिस्क एवर्स होते हैं, यानी कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। वो इस बात का रिस्क नहीं लेना चाहते कि आज हम डिविडेंड ना लें, आज हम लालच करके डिविडेंड कंपनी को कह देते हैं कि ठीक है आप रिटेन कर लो, और अगले साल हो सकता है, पता नहीं साल का किसको पता है भाई, अगले साल में क्या हो जाए, आने वाले वक्त में क्या हो जाए। यानी कि वो अनसर्टेनिटी थी ना, जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करते। वो कहते हैं जो आज मिल गया उसी को भला समझो, कल के ऊपर मत छोड़ो। ये ऐसे इन्वेस्टर होते थे इनके अंदर। तो ऐसे इन्वेस्टर तो जो थे वो यही डिज़ायर करते थे कि भाई हमारा आज का डिविडेंड हमें आज ही दो। बस हमने इन्वेस्टमेंट में किया हुआ है तो हमें आज ही दो। बेशक वो थोड़ा आएगा लेकिन हमें आज ही दो। क्योंकि जो फ्यूचर का डिविडेंड होता है ना उसकी वैल्यू जो ज़्यादा होती है, जब उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप मालूम करते हो तो वो फिर कम आएगा ज़ाहिर है। अब जो आप ले रहे हो ना उसका रिक्वायर्ड रेट कम मिलेगा। जब फ्यूचर का ज़्यादा लोगे तो फिर आप वो ज़्यादा ईयर के लिए लगेगा, और तो फिर वो ज़्यादा आपका मतलब हो रहा होता है। और कम्युलेटिव प्रॉपर्टी बताती ही यही थी, प्रीफर्ड जो होते हैं आपके, उनको जो डिविडेंड दिया जाता है कि उनका जो है ना वो सॉरी जो कॉमन शेयर होते हैं, तो उनका जो डिविडेंड हर साल फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। और जो पिछले साल का 10 अगर था तो अगले साल 20 हो जाएगा, अगले साल 30 हो जाएगा। तो इस तरह से, तो ये जो थे ना रिस्क एवर्स नेचर रखने वाले शेयर होल्डर,
उन उनको ये बयान कर रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें क्या पता फ्यूचर में क्या हो, आज आज का डिविडेंड आज ही ले लो, कल का किसी को क्या पता, अनसर्टेनिटी के ऊपर वो यकीन नहीं करते थे, वो कहते थे कि बस आज है तो डिविडेंड आज ही दो। तो विलिंग, अब नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, एंड प्रेफर्स, और वो प्रेफर करे थे सर्टन रिटर्न टू द अनसर्टन रिटर्न, कि हमें जो अनसर्टन रिटर्न है ना, जो हमें 3 साल बाद मिलना है, उसका आज की डेट में हमें जो सर्टन रिटर्न बनना है वो आप दे दो। बट इन केस द कंपनी रिटेन द अर्निंग, लेकिन इस सूरत के अंदर अगर कंपनी रिटेन कर लेती है अर्निंग्स को, देन द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड इन फ्यूचर। तो इस तरह से फिर डिविडेंड जो होती है ना, जो डिविडेंड इन्वेस्टर होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं अपने डिविडेंड को फ्यूचर के अंदर, बट द फ्यूचर डिविडेंड आर अनसर्टेन। फिर उन्होंने कहा कि जो फ्यूचर डिविडेंड होता है वो तो भाई अनसर्टेन होता है, उसको तो हमें पता ही नहीं है, वो तो रिस्की होता है। तो विद एक्सपेक्ट टू द अमाउंट एज वेल एज द टाइम, तो यहाँ पे उनको कहता है कि टाइम बढ़ने के साथ उनकी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है ना, उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी आ जाती है। जैसे हमें नहीं पता हमारे आने वाले वक्त हमारा क्या हो, हम तो मुसलमान हैं तो हम तो ये यकीन रखते हैं कि हमें नहीं पता क़यामत कब आ जाए। तो इस तरह से वो यही बात कर रहे थे कि हमारा टाइम और अमाउंट जो है ना, वो फ्यूचर के अंदर दोनों के दोनों अनसर्टेन होते हैं, किसी को कोई पता नहीं होता क्या हो जाए। हाउ मच एंड व्हेन, कितना और कब जो है वो डिविडेंड विल बी रिसीव होगा फ्यूचर के अंदर, किसी को कोई पता नहीं है। दस इस तरह से एन एक इन्वेस्टर जो है वो डिस्काउंट, वो द फ्यूचर डिविडेंड, इस तरह से वो फ्यूचर डिविडेंड को डिस्काउंट करके, डिस्काउंट का मतलब है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो पुट लेस इंपॉर्टेंस ऑन इट्स। तो वो कहता है कि फ्यूचर के ऊपर मैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा। तो वो कंपेयर करता है मेरे करंट डिविडेंड के ऊपर, और आज की डेट के अंदर मौजूद वो डिविडेंड अपना जो भी बनता है वो ले लेता है। तो गॉर्डन का मॉडल जो था ना, उसने मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड, उसने कहा कि जो मेरी मार्केट की आज की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूँ ना, दरअसल उससे मुराद ये है कि मैं अपने फ्यूचर डिविडेंड की आज की डेट के अंदर उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लूँ, तो ये मेरी शेयर की आज की करंट वैल्यू आ जाएगी। तो इट रिप्रेजेंट एज, उसने ये बात की कि पी पी से मुराद है प्राइस ऑफ द शेयर, यानी कि मेरे जो डिविडेंड है उसकी आज की जो प्राइस है ना, वो बराबर होती है ई से मुराद है अर्निंग कितनी हुई है इनटू 100%, वन से मुराद है 100%, 100%, यानी 100 में से माइनस कर दो कितनी रिटेन की है आपने, बी से मुराद है रिटेंशन रेशो, कितनी आपने रिटेन कर ली 100 में से। फॉर एग्जांपल 1 - 0.3 कर दूं कि 30% जो है ना 100 में से वो मैंने रख लिया है, तो ये हो गया 70% आपने क्या किया, रिटेंशन रेशो रखी है। तो उसको ज़रब दे दोगे आप अर्निंग पर शेयर, यानी कितनी आपने अर्निंग किया एक शेयर के ऊपर, वो वैल्यू बता देगी। बटा आप कर दोगे कि जो ग्रोथ है ना वो निकाल दोगे आप अपनी टोटल कॉस्ट में से। तो अगर कॉस्ट वही पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपकी अर्निंग प्राइस पर शेयर जो है ना वो ज़रब होगी कितनी है, ठीक है, किसके साथ भला, 1 - बी में, बी के साथ। तो बी से मुराद रिटेंशन रेशियो यहाँ पे, अगर 1 - बी कर देते हो तो इसका मतलब है 100 में से आपने रिटेंशन निकाल ली, तो बाकी रह गया डिविडेंड, प्रोपोर्शन ऑफ अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो जाहिर है भाई, देखो ना, 1 - बी का मतलब क्या है, बी से मुराद है रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन से मुराद है वो जो कंपनी ने अपने अपनी तरफ रख लिया अमाउंट प्रॉफिट डिविडेंड में से। तो ज़ाहिर है वो जो रख लिया है उसने, वो 100 में से कितना रखा है। अगर मैं कहता हूँ 100 में से 30% रखा है, तो 30 रख लिया है तो बाकी 70 किधर गया, वो डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से 100 में से रिटेंशन रेशियो का निकालने का मतलब ये है कि आपके पास डिविडेंड आ गया है, कि डिविडेंड इतना चला गया। ज़ाहिर है फिर वो कहाँ जाएगी अमाउंट जो आपने रिटेन करने के बाद, अगर आपने रिटेन थोड़ा किया है ना कंपनी के अंदर, मिसाल के तौर पे 50 लाख डिविडेंड देना था, उसमें से 25 लाख आप लोग आपने अपनी कंपनी में रख लिया है, तो जब भाई 25 रख लिया तो 25 किधर गया है, वो 25 आपने एज अ डिविडेंड दे दिया। तो इसलिए 1 - बी का मतलब है कि अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, यानी आपकी वो अर्निंग जो आपने डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। और बी से क्या मुराद है, रिटेंशन रेशो है। क्या है, रिटेंशन रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सारे के सारे टॉपिक बच्चों, ये एमसीक्यूज़ भी आएंगे इसी में से, सारे के सारे मैंने बहुत एक्सप्लेन किए। आपके यहाँ से लॉन्ग भी आएगा, ठीक है, शॉर्ट भी आ सकते हैं, तो हर चीज़ का पता होना चाहिए, फार्मूले का पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी, पूरे का पूरा जो आपका ये मॉड्यूल है ना, शुरू के अंदर आपकी 50 स्लाइडें तकरीबन वो सारी बेसिक है, बेसिक सी चीज़ें हैं सारी की सारी। उससे आगे आपकी रेलेवेंस, इररेलेवेंस, रेलेवेंस, इररेलेवेंस, ठीक है, ये गॉर्डन की आ जाएगी जी, फिर उसके बाद जो है ना आपकी वाल्टन की आ जाएगी थ्योरी, फिर इसी तरह आपकी वो दूसरी आ जाएगी। तो सारी की सारी जो है यही थ्योरियाँ आखिर तक चलती जाएंगी। कोई बता रही होगी कि इस वजह से ये वाले एजप्शन थे इसके अंदर, ये सही नहीं थे, तो इसकी वजह से ये थ्योरी जो है वो यहाँ पे आके उसमें कमी महसूस होती है। कुछ ऐसी थी, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जिसके अंदर, कुछ यूँ थी। तो ये सारे के सारे जो है ना इनके पॉइंट्स आगे चलते जाएंगे, स्लाइडों में मैं समझाता हुआ चला जाऊँगा।
ठीक है। तो यहाँ पे भी कैपिटलाइजेशन रेट के इससे मुराद कैपिटलाइजेशन रेट है, यानी कॉस्ट है जो आपको पड़ेगी। ठीक है। और उसके बाद बी आर से मुराद ग्रोथ रेट है। बी आर से मुराद क्या है? ग्रोथ रेट। तो इसका मतलब ये है कि हम बी आर की बजाय जी भी लिख सकते हैं। आपको वो डायरेक्ट ये भी कह सकता है कि के ई माइनस जी, यहाँ पे फार्मूले में वो जी भी दे सकता है आपको, ग्रोथ इतनी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि मैंने तो फार्मूले में बी आर पढ़ा था। तो भाई बी आर से मुराद जी ग्रोथ रेट ही है। अगर वो ग्रोथ रेट नहीं देता तो फिर वो आपको डायरेक्ट ये भी देगा कि बी से मुराद वो बी की वैल्यू भी दे देगा, और आर यानी आपकी जो है वो रिक्वायर्ड रेट की भी, रिक्वायर्ड रेट जो है वो उसकी वैल्यू भी दे देगा, सेपरेटली दे सकता है, डायरेक्ट जी की नहीं देगा। और बी यानी रिटेंशन रेशो भी बता देगा वो कितनी है। तो इस तरह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इसका देख लो, हमारी बुक में दिया हुआ था, ये स्लाइड मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है कि पी इंटू ई इंटू वन माइनस बी। ई से मुराद है अर्निंग पर शेयर, वन माइनस बी से मुराद है आपका डिविडेंड जो आपने दिया है। ठीक है। और बी से मुराद है रिटेंशन रेशो, के ई से मुराद है कॉस्ट यानी कैपिटलाइजेशन कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद यह कैपिटलाइजेशन रेट जो है वो है इसकी। ठीक है। उसके बाद बी से मुराद है यहाँ पे रिटेंशन रेशो, आर से मुराद है रिक्वायर्ड रेट, और बी ज़रब आर से मुराद दरअसल ग्रोथ रेट है, यानी जी है। तो ये था आपका मॉड्यूल नंबर 13। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ बहुत बन रहे हैं, शॉर्ट बन रहे हैं, लॉन्ग भी है ये टॉपिक। उसके बाद मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो हमारा असल जो है ना स्लाइडों वाला टॉपिक, उसको मैं इंशाल्लाह वो कवर करता हूँ। और ये भी आप लोगों ने पहले सुनना है ताकि आप लोगों की बेस बन जाए अच्छे से। ठीक है। चीज़ों को पता चल जाए, क्योंकि स्लाइडों के अंदर कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ के सामने पॉइंट डाल के, बुलेट डाल के, और सवालिया निशान समझो बना हुआ है कि ये चीज़ क्या है। वो सर ने तो एक्सप्लेन कर दी है लेक्चर के अंदर, लेकिन स्लाइडों के ऊपर वो चीज़ें आपको एक्सप्लेन इतनी ज़्यादा नहीं की गई। तो ये सारी की सारी थ्योरी इस तरह से काम कर रही थी। होप फॉर द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।